आपने अक्सर पोस्टमार्टम के बारे में सुना होगा या अखबारों में पढ़ा होगा या टीवी पर देखा होगा कि पुलिस ने फला व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पोस्टमार्टम की हकीकत बताने जा रहा हूं कि पोस्टमार्टम में क्या होता है, किस प्रकार से होता है, और आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता होगा कि ये पोस्टमार्टम कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज होता होगा। तो मैं आज आपको अपने चैनल के माध्यम से इस पोस्टमार्टम के बारे में विस्तार से बताऊंगा और उन डॉक्टरों से भी आपका परिचय करवाऊंगा और उन डॉक्टरों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पोस्टमार्टम में होता क्या है और कैसे होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गुप्तेश्वर जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बस्तर पोस्ट। आज हम अपने चैनल में पोस्टमार्टम के विषय में बात करने जा रहे हैं। ये थोड़ा संवेदनशील विषय है, इसीलिए इस वीडियो के कुछ दृश्य और मेरे कुछ सवाल और डॉक्टरों के जवाब आपको विचलित कर सकते हैं। तो कृपया दर्शक अपने विवेक के अनुसार इस वीडियो को देखिएगा। तो आज हम ऐसे डॉक्टरों से मिलेंगे जो कई सालों से पोस्टमार्टम कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं मैम रत्ना ठाकुर जी हैं और MBBS डॉक्टर हैं कोमल खरेसर। तो आज इनसे हम जानते हैं कि जब वो पोस्टमार्टम करते हैं तो उस समय उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो मेरा पहला सवाल है मैम कि आपने अब तक कितने मृत शवों का पोस्टमार्टम किया है? अपने मेडिकल ऑफिसर के कार्यकाल के दौरान मैंने 50 से 60 किए हैं। और सर आपने? सर इस कार्यकाल तक अभी तक मैंने 25 से 30 पोस्टमार्टम जी। और तो मैम मेरा ये सवाल था कि पोस्टमार्टम की आवश्यकता क्यों होती है? पोस्टमार्टम की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो डेड बॉडी है उसका जो मौत का कारण क्या है ये जानने के लिए, कोई संदिग्ध अवस्था में किसी की मौत हो जाती है तो उसको जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। मैम पोस्टमार्टम की प्रक्रिया क्या होती है? जब आप लोग के पास मृत जो शरीर है उसकी बॉडी आती है तो उस टाइम आप लोग क्या क्या करते हैं, क्या होता है शवगृह में? मैम थोड़ा सा इसके बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले डेड बॉडी हमारे पास आती है मार्चरी में, उसके बाद में हम सबसे पहले उसका बाह्य परीक्षण करते हैं। बाह्य परीक्षण में चोट का निशान तो नहीं है, किसी ने गला घोट के मारा है या पानी से डूबने का जो निशान है वो है, या अगर किसी ने पॉइजन खाया है या स्नेक बाइट का केस है तो उस परिस्थिति में मुंह से झाग आ रहा है नहीं आ रहा है, हाथियोलियों में कलर चेंजेस तो नहीं है ना। ये सब चीज का परीक्षण होने के बाद में फिर सेकंड स्टेप में आता है अब अंदरूनी जो अंग का परीक्षण है उसके लिए हम चीरा लगाते हैं। छाती से लेकर के एब्डोमेन तक का चीरा लगाते हैं। पहले स्किन हटाते हैं, उसके बाद लंग्स के बाद में बीच में हार्ट रहता है, हार्ट देखते हैं कि उसमें क्या परिस्थिति है। उसके बाद में नीचे के अंदर के पेट के ऑर्गन आते हैं, आपका लीवर, स्प्लेन, किडनी, ये सारे नीचे साइड के ऑर्गन आते हैं, ये सब देखना रहता है। और उसमें स्पेसिमेन में लीवर और स्टमक, लंग्स, ये तो एकदम जरूरी ही है। किडनी का स्पेसिमेन मतलब क्लिनिकल के हिसाब से रख सकते हैं। और स्कल का करते हैं लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सा केस आ रहा है ना, RTA वगैरह आ रहा है या पहले का कुछ और बीमारी है उसके लिए करते हैं। स्कल का मतलब दिमाग को निकाल के उसका भी स्पेसिमेन बनाया जाता है। और सर से मेरा एक सवाल है, मृतकों के अंगों को सुरक्षित रखने के लिए और आप लोग जब फॉरेंसिक जांच के लिए उन्हें उन अंगों को भेजते हैं तो उसके लिए आप लोग उन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? अंगों की फॉरेंसिक जांच के लिए जो उसके प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, जिससे जो अंग हैं वो सुरक्षित रह सके, तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग ऑर्गन के लिए डिपेंड करता है। जैसे कि एक नमक घोल होता है जिसको हम लोग सलाइन वाटर बोलते हैं, उसमें जैसे कुछ अगर पॉइजन के केसेस हैं तो उसमें पूरा स्टमक है विथ उसका जो कंटेंट, जो खाना जो पेट में है वो हो गया, साथ में जो छोटी आंत बड़ी आंत होती है, इन सब में जो चीज़ें हैं उसका अगर केमिकल जांच करना है तो उसे हम जैसे नमक पानी में भेजते हैं। तो जैसे बाकी और भी जो पार्ट्स हैं बॉडी के उनको प्रिजर्व करने के लिए जैसे हमारे पास फॉर्मलिन होती है और रेक्टिफाइड स्पिरिट हो गए और DNA प्रिजर्व करने के लिए और अलग से केमिकल होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक डिब्बे में वो बंद करके फिर हम पुलिस के हाथों इसको दे के आगे एनालिसिस के लिए भेज दिया जाता है। आपने पोस्टमार्टम के दौरान, जब आप पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम के दौरान मृत शवों के शरीर से कौन कौन से अंग निकालने पड़ते हैं ताकि मौत की वजह का पता चले? तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप डिटेल से बताइए। जब पोस्टमार्टम करते हैं उस समय ये निर्भर करता है कि हम किस चीज़ की जांच कर रहे हैं। जैसे अगर किसी ने जहर खाया है तो स्टमक निकालना ही पड़ेगा, लीवर निकालना ही पड़ेगा, स्प्लीन निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर किसी की डेथ ड्राउनिंग यानी डूबने से होती है तो आपको उसके लंग्स निकालने ही पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा फिटस में मरा है कि बाहर सांस लेते हुए एक दिन पैदा हुआ है उसके बाद मरा है तो ये अलग
अलग अलग जो शव का मिलना होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन सा विसरा या कौन सा अंग निकालना है ना। सर आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे सर। जी, जैसा कि मैडम ने बताया कि शरीर का अंग निकालना केस पर डिपेंड करता है, तो पुलिस वालों के द्वारा हमको केस बता दिया जाता है कि सर ऐसा ये केस है, इस तरीके का है, तो उस हिसाब से जांच की परिस्थिति को देखते हुए हमें अंग निकालने पड़ते हैं और वो फॉरेंसिक लैब भेजना पड़ता है। यहाँ से वो हम पुलिसकर्मियों के द्वारा जो भी अंग निकाले जाते हैं उसको प्रिजर्व करके फिर भेजा जाता है उनका लैब। आप डॉक्टर के साथ साथ आप एक इंसान भी हैं, तो जब इंसानों के मृत शवों के साथ जब आप लोग चीर फाड़ करते हैं, जब आप उनके शरीर के अंग निकालते हैं ताकि मौत की वजह का पता चल सके, तो उस टाइम आपके अंदर क्या बीतता होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, मैं इंसान भी हूँ, इंसान के साथ एक डॉक्टर भी हूँ। अब भगवान ने हमें इसी प्रोफेशन के लिए चुना है तो वो तो मेरी ड्यूटी है। हालांकि कर्तव्य को रखते हुए हमें अपना जो भावनाएं हैं उन पे कंट्रोल करनी पड़ती है। जब किसी छोटे बच्चे का पोस्टमार्टम करना रहता था तब उस समय वो बहुत हृदय विकारक दृश्य होता था। उस समय अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है और किसी माँ को या किसी के हस्बैंड को अगर वहाँ पे इस तरह पोस्टमार्टम करने के लिए परिवार वालों को, परिवार के परिजनों को भी थोड़ा समझाना, उनको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता है इस प्रोफेशन में। सर आपका क्या एक्सपीरियंस है सर इस चीज़ पे, सर थोड़ा सा बताएंगे। इस केस में बेसिकली ऐसा है कि बॉडी हर तरीके की अलग अलग तरीके के हमने बहुत सारे पोस्टमार्टम किए हुए हैं और जिसमें बॉडी अलग अलग तरीके से हमें प्राप्त होती है। जैसा रहता है जब भी कोई पीएम होना रहता है उस समय घर वाले बाहर रहते हैं, आते ही मिलना रहता है उनसे, वो लोग भी हमसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं और जो भी परिस्थिति किस तरीके से बॉडी उनके पहली बार मिली, जो पंचनामा, जिसे पंचनामा के रूप में पुलिस घर वालों से साइन करा के हमें पेपर देते हैं, तो उस समय जो रहता है कि उनका पूरे परिवार वालों को साथ में वहाँ पे रहना, रोना और उनको ये सारी चीज़ें थोड़ी सी सांत्वना देना, ये हमें थोड़ा सा विचलित करता है वहाँ पे। जब कोई कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा होता है जिससे न्याय की उम्मीद होती है, जिसकी जांच चल रही होती है, तो उस टाइम आप लोग को भी कोर्ट जाना पड़ता है क्या? बिल्कुल, जैसे पुलिस वालों को जाना रहता है वैसे ही हमारी भी ड्यूटी है कि हम जाके कोर्ट में उपस्थित हो और हमने जो पोस्टमार्टम किया है, हमें जो हमारे विवेक से उस समय जो साक्ष्य मिलते हैं, परिस्थितिवश जो भी सही साक्ष्य है उसको जज के सामने प्रेजेंट करना, गवाही देना और जो अपना पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हम दिए रहते हैं पुलिस वाले को, उसको पढ़ के वहाँ कोर्ट में जज साहब के सामने चीज का विश्लेषण करना पड़ता है कि हमें जब मिली थी बॉडी तो क्या परिस्थिति में मिली थी, पुलिस वाले जो लाए थे परिस्थिति क्या उसको मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब चीजें डॉक्टर के स्टेटमेंट पे निर्भर करती है। मैम, आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत कब होती है जब पोस्टमार्टम करना होता है, तो किस प्रकार के शवों का पोस्टमार्टम करने में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है? अभी तक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी जहाँ तक मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है, जो बॉडी 5 से 7 दिन अगर गल चुकी है, क्योंकि पानी में जैसे ही बॉडी जाती है तो वो डिकम्पोज होना यानी सड़ना शुरू हो जाता है, उसको पोस्टमार्टम करने के बाद एविडेंस लेके और इसका निर्णय बताना कि किस कारण से डेथ हुआ थोड़ा मुश्किल जाता है और थोड़ा कठिन भी हो जाता है उस समय, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं रहता है, टिश्यू वगैरह बचे नहीं रहते हैं उसमें, तो उसी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई है। और एक बर्न में होता है, लेकिन बर्न में फिर भी टिश्यू तो डीएनए वगैरह तो फिर भी मिल जाते हैं कुछ हिस्से। ड्राउनिंग में डीएनए तो मिल जाता है लेकिन कारण बताना मुश्किल हो जाता है कि डेथ हुई किस वजह से, ड्राउनिंग में हुई है या कुछ और भी इश्यू है, वो सब नहीं बता पाते हैं कभी कभी। तो अक्सर ये हमारे दर्शकों के मन में या एक मानव प्रकृति में एक सवाल उठता है कि जब शव गृह में जब शवों को रखा जाता है तो ऐसी भी अटकलें लगाई जाती हैं, ऐसे भी अंधविश्वास जताए जाते हैं या विश्वास जताए जाते हैं, ये तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि शवों की आत्माएं, ऐसा कोई सीन आपके साथ हुआ है क्या? कभी शव की आत्माएं जाकर उठी हो, ऐसा कुछ मैम दृश्य बताएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कभी कभी किसी का अगर मान लो हार्ट बीट कम हो गया है और अचानक उसमें रिससिटेट हुआ या फिर किसी ने प्रेस किया, कभी कभी किसी की बॉडी थोड़े टाइम के लिए जिंदा हो जाती है, वो एड्रेनालिन वगैरह, वो मेडिकल साइंस अलग है, मैं इन सब बातों पर बिलीव नहीं करती। मेडिकल साइंस में एक बार अगर हार्ट और ब्रेन काम करना बंद कर दिया उसके बाद डेथ है, इस तरह का तो अभी तक मुझे तो नहीं मिला है सुनने को भूत प्रेत वाला किस्सा, और मैं बिलीव भी नहीं करती। मैम, पोस्टमार्टम के दौरान बिसरा जो होता है, बिसरा के दौरान किन किन अंगों को आप लोग निकालते हैं मैम, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? विसरा जो भेजते हैं, मतलब अंदरूनी अंग जो है उसमें हम लंग्स भेजते हैं, लंग्स, हार्ट और लिवर। स्प्लिन का अगर डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है, जो हिस्ट्री है को थोड़ा क्लिनिकली देखना पड़ता है। स्प्लिन और किडनी का, दोनों किडनी में से किसी एक का छोटा पीस, पूरा ऑर्गन नहीं देते हैं, उसमें छोटा छोटा टिश्यू जैसा छोटा छोटा पीस देना रहता है। और कोई डीएनए जब रिपोर्ट भेजना होता है मैम, तो डीएनए रिपोर्ट में आप लोग क्या क्या भेजते हैं मैम? डीएनए
सैम्पलिंग के लिए नाखून रहते हैं, स्किन रहती है और इसके अलावा बाल रहता है। ये 3 चीज रहता है। मैम, लोगों में ये भ्रम भी है कि जब पीएम होता है तो पीएम के बाद जो मृतकों के जो अंग होते हैं उनको निकाल कर रख लिया जाता है और बॉडी सील कर परिवार वालों को दे दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है मैम? ये पूर्णतः भ्रांति है कि बॉडी को निकाल के रख लिया जाता है या उसके अंदर के ऑर्गन्स को निकाल के रख लिया जाता है, ऐसा नहीं है। अगर उनके परिजन चाहें तो जो ऑर्गन डोनेशन जो होता है ना, डोनेशन कर सकते हैं, लेकिन उनकी परमिशन से होता है। और हर बॉडी का जो अंग है उसका एक टाइम होता है ना। ऐसा नहीं है कि हर बॉडी को आप निकाल के रख सकते हैं बहुत ज्यादा टाइम तक, ऐसा नहीं होता। और जब तक उनके अटेंडर जो है ना, उनके जो परिजन है, उनकी मर्जी के बिना डेड बॉडी का अंग को निकाल के ऐसे रख नहीं सकते हैं, है ना। ये एकदम भ्रांति है, ऐसा कहीं नहीं होता है जी। सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर इस पे? बेसिकली अभी इस तरफ के एरिया में जैसे हमने देखा है कि ये बात बहुत फैली हुई है कि बॉडी से पार्ट्स निकाल के रख लिया जाता है, बट ऐसा मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि जब बॉडी आती है उस समय हर एक बॉडी का डोनेशन का या फिर इन सब चीज़ों का एक अलग अलग टाइमिंग होता है और उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। जैसे पीएम के समय इस तरीके की जो रखने वाली बात है पूरी तरीके से गलत है। और जो बात ही इसलिए फैलती है क्योंकि जो हम बॉडी प्रिजर्व कराते हैं आगे केमिकल एनालिसिस के लिए, उन सब चीज़ों को लोग ये समझ लेते हैं कि हम शरीर के अंगों को रख रहे हैं, बट वो एक जाँच के लिए रहता है जो हम आगे फॉरेंसिक लैब भेज देते हैं। वो पुलिस की सहायता और जाँच के लिए ही होती है। दर्शकों ने जाना कि ये एक भ्रम है, जो मृतक होते हैं उनके शवों के अंगों को जो निकाल कर रखने की बात है, ये पूरी तरीके से अफवाह वाली बात है। ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आपने हमारे दर्शकों को पोस्टमार्टम के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। आप हमारे चैनल द बस्तर पोस्ट के साथ अपने अनुभव साझा किए, उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और मेरा भी धन्यवाद है इस चैनल के लिए कि मुझे अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने का मौका मिला है जो आपके दर्शक हैं उनसे। तो मेरा भी धन्यवाद है आपकी टीम को। सर, मेरी तरफ से भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो बातें हैं वो आपके दर्शकों तक की जो चीज़ें जो नहीं पहुंच पाती वो आप ये टॉपिक लेके आपने अच्छे से समझाया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बस्तर की ज़मीनी हकीकत, राजनीतिक हालात, नक्सल घटनाओं और हमारी ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।